Good morning dear students. Now today we will start life process second part respiration. आज हम लाइफ प्रोसेस का सेकंड पार्ट 10th क्लास का रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे. बात आती है रेस्पिरेशन की, तो हमारे दिमाग में या बच्चों से हम पूछें कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, वो एक ही जवाब देंगे. दे विल से इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना ही रेस्पिरेशन होता है. बट दे आर नॉट करेक्ट, वो सही नहीं है. इट्स अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, वो रेस्पिरेशन का एक छोटा पार्ट है. एक्चुअल रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन के दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट इज ब्रीदिंग एंड सेकंड इज सेलुलर रेस्पिरेशन. ये दोनों मिलके कंप्लीट रेस्पिरेशन को डिफाइन करते हैं. कंप्लीट रेस्पिरेशन होता है. बात करें फर्स्ट पार्ट ब्रीदिंग. ब्रीदिंग मीन्स इनहेलिंग ऑक्सीजन, एक्सेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना ही है ब्रीदिंग. बट सेकंड पार्ट जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? हमने ब्रीदिंग में ऑक्सीजन को अंदर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा, तो ये जो अंदर ऑक्सीजन गई है ये थ्रू ब्लड ये एब्जॉर्ब हुई लंग्स में, और लंग्स से ब्लड से होके कहाँ में आएगी? ये जाएगी सेल्स में, और सेल्स में होगा सेलुलर रेस्पिरेशन. मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी. सो दिस इज द सेकेंड पार्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग क्या है? इनहेलिंग ऑक्सीजन, एक्सेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड. बट ये जो ऑक्सीजन आई है ये ब्लड से एब्जॉर्ब होकर ब्लड उसको लेके जाएगा सेल्स में, और सेल्स में होगा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी. सो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ respiration. Taking oxygen and giving out carbon dioxide and the utilization or oxidation of food to release energy is known as respiration. Now cellular respiration is divided into two main parts. First is aerobic respiration and second is known as anaerobic. Aerobic मतलब in the presence of oxygen. Respiration which occurs in the presence of oxygen. और एनएरोबिक, एन का मतलब होता है नो और विदाउट. तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन. तो एरोबिक रेस्पिरेशन इज विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन में हो रहा है तो ये कहाँ पे होता है? इन माइटोकॉन्ड्रिया. इट अकर्स इनसाइड द सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया. तो एरोबिक रेस्पिरेशन के मेन फीचर्स क्या हैं? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है एनर्जी रिलीज होने के लिए वो कंप्लीट हो रहा है. मतलब कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड. फूड क्या है? ग्लूकोज. बॉडी का फ्यूल क्या है? ग्लूकोज. तो ग्लूकोज मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है वो इस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से बन रही है. तो ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया अपने फूड से, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनी और एनर्जी बनी. और इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है, इसलिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज फॉर्म्ड. मतलब राउंड अबाउट 38 ATPs. वन ग्लूकोज मोलिक्यूल रिलीजेस 38 ATP. एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद 38 ATP बनाता है. मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एरोबिक. व्हाई? बिकॉज कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का. सो दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन. एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी दो पार्ट में होता है, दो तरीके से होता है. फर्स्ट इज इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन है बट नॉट सफिशिएंट, वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है. तो ये पहला जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये कहाँ होता है? इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल. ये साइटोप्लाज्म में होता है. और यहाँ पर क्योंकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन काम आएगी. क्लियर? और वो ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, जिससे हार्मफुल इथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी. तो यहाँ पर हार्मफुल इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. तो वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात करें तो इट रिलीजेज ओनली 2 ATP.
यहाँ 38 ATP रिलीज हो रहे हैं, यहाँ 2 ATP। तो यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन इज अकरिंग हियर और हार्मफुल इथेनॉल बन रहा है। इसका एग्जाम्पल होता है ईस्ट। और लैक ऑफ ऑक्सीजन कई बार जब हमारी बॉडी के अंदर मसल सेल्स के अंदर होता है, ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही है। और जिससे क्या होता है? लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। यहाँ पर हार्मफुल इथेनॉल फॉर्म हो रहा था, वो हार्मफुल है, बट लैक्टिक एसिड इज़ नॉट सो हार्मफुल। हार्मफुल है बट इट इज़ नॉट सो हार्मफुल। तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ भी लेस एनर्जी निकलती है। तो ये एरोबिक और एनारोबिक का डिफरेंस है, जो कि कई बार 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जा चुका है डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक। तो आप वहाँ पर ये 3-4 पॉइंट्स बताकर अपने कंप्लीट 2 मार्क्स ले सकते हैं। और जैसा आपको पता है ना, कि ये जो डिटेल नोट्स हैं वो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिलेंगे, और व्हाट्सएप चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे जाके चैनल को फॉलो कर लीजिए। कंप्लीट डिटेल नोट्स और रिलेटेड क्वेश्चंस आपको वहाँ मिल जाएंगे फ्री में। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको ऐसे डिटेल नोट्स और सबके लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो अब बात करते हैं एरोबिक और एनारोबिक को एक बार और समझते हैं, एक डिटेल तरीके से। दोबारा एक इक्वेशन के फॉर्म में मैं आपको क्लियर करता हूँ इसको वापस से। अब हम रेस्पिरेशन का जो एरोबिक और एनारोबिक का डिफरेंस था उसको हम इस फ्लो चार्ट से समझते हैं। देखिए, ग्लूकोज जो कि फूड है, हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन में, डाइजेस्टेड फूड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है ये क्या है? ये फ्यूल भी है। इट इज़ द फ्यूल फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ग्लूकोज का। तो ये कहलाता है फ्यूल ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये जो फ्यूल है ग्लूकोज, जब ये साइटोप्लाज्म में पहुंचता है सेल के अंदर, जो एसिमिलेशन हुआ था, अपन ने पढ़ा एसिमिलेशन, जिसमें ऑक्सीजन ब्लड ऑक्सीजन को लेके गया साइटोप्लाज्म में, वहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसका कन्वर्जन हुआ इनटू पायरुविक एसिड। दिस पायरुविक एसिड इज फॉर्म्ड, और ये पायरुविक एसिड क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है, और 2 ATP एनर्जी बनी इस प्रोसेस के अंदर, इस ब्रेकडाउन के अंदर। अब फेट ऑफ पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड का आगे क्या होगा? व्हाट विल बी द फेट ऑफ पायरुविक एसिड? वो डिपेंड करता है कि उसको ऑक्सीजन किस तरीके से मिलेगी। इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, जैसे एग्जांपल ईस्ट के अंदर, तो ये बनाता है हार्मफुल इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। क्यों? यहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा फूड का। ये एक फेट है, ये एक पॉसिबिलिटी है कि अगर पायरुविक एसिड, मतलब ईस्ट की बात करें तो ईस्ट के अंदर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तो हो रहा है, सेल के अंदर जाके ये प्रोसेस हो रहा है पायरुविक एसिड तक। बट पायरुविक एसिड के बाद क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट के अंदर इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। सेकंड फेट की बात करें कि इसका सेकंड क्या होगा? अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन है बट नॉट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं है, तो जैसा हमारी मसल सेल्स में जब हम बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा कि क्रिकेटर्स को मैच के समय या एथलीट्स को जब वो रेस लगाते हैं, या क्रिकेटर जब काफ़ी लंबा खेल जाता है तो उसकी मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। या आप भी, जैसे वी आर नॉट यूज टू रनिंग, हम रनिंग करने के या खेलने के इतने ज़्यादा यूज टू नहीं हैं, और अगर हम लंबा खेलते हैं तो हमारी मसल्स में क्रैम्प आ जाता है। वो क्रैम्प क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पर हमारी मसल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है ना। तो उस कंडीशन में होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। उस वक्त लैक्टिक एसिड बनता है, एनर्जी बनता है, और ये लैक्टिक एसिड जो है ये हमारी बॉडी के अंदर क्रैम्प्स क्रिएट करता है। जो मसल्स जो होती हैं उनके अंदर क्रैम्प्स आ जाते हैं, वो आते हैं ड्यू टू लैक्टिक एसिड। और थर्ड फेट ये है पायरुविक एसिड का
कि पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसा कि हमारे सेल की माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनती है और एनर्जी बनती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर चली जाती है, वाटर बॉडी के अंदर यूज़ हो जाता है और एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। सो दिस इज़ द फेट ऑफ पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड का फेट किस पे डिपेंड करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पे। सिंपल, किस पे डिपेंड कर रहा है? अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अगर उसको कंप्लीट एब्सेंस है, जैसा ईस्ट के अंदर होता है, तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बनेगी। और अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिल रही है बट प्रॉपर नहीं मिल रही है, जैसा हमारी मसल सेल्स में होता है, तो लैक्टिक एसिड बनेगा, एनर्जी बनेगी। और जो मैंने एग्जाम्पल बताया, क्रैम्प्स आते हैं, वो आते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड्स। और थर्ड, कंप्लीट ऑक्सीजन मिल रहा है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है जितनी रिक्वायरमेंट है, जैसा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा, एनर्जी बनेगी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल कर देंगे, वाटर हमारी बॉडी में यूज़ हो जाता है और एनर्जी हमारी बॉडी में हो जाती है स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ATP। और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब इस तरीके से जाता है, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तो कितनी ATP बनती है? 38 ATPs। और ATP का फुल फॉर्म देखें, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और ये हमारी एनर्जी करेंसी है। ATP क्या है? एनर्जी। हमारी एनर्जी जो है ATP के फॉर्म में बॉडी में स्टोर रहती है। जब भी हमें ज़रूरत होती है तो ये एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट ATP का स्ट्रक्चर ये है। एडिनोसिन इज़ अ नाइट्रोजनस कंपाउंड, है ना। उसके अंदर 3 फॉस्फेट बॉन्ड है। ये पहला वाला, दिस इज़ सेकंड और दिस इज़ थर्ड। तो सेकंड और थर्ड जो हैं, जो इस तरीके से बने हुए हैं, दे आर हाई एनर्जी बॉन्ड। जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। और ATP जो है, जब वो एनर्जी रिलीज़ करेगा, अगर उसने एक फॉस्फेट बॉन्ड रिलीज़ किया, एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटा, तो वो बनेगा ADP, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। एक और टूटा, लास्ट वाला, एक ये टूटा तो ADP बना। ये भी ब्रेक हुआ तो बना AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जिसमें तीनों इंटैक्ट हैं, तीनों फॉस्फेट बॉन्ड्स हैं। और डाईफॉस्फेट, जिसमें एक ये बॉन्ड टूट गया, एनर्जी रिलीज हो गई। और एक और ये वाला टूटा, ब्रेक हुआ, तो एक और एनर्जी रिलीज, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिससे बन गया AMP, मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और इसके बाद इसका ब्रेकडाउन नहीं होता। तो इन दिस मैनर एनर्जी इज रिलीज विच इज स्टोर्ड इन ATP। क्लियर बच्चों? देखो बच्चों, आपको कहीं से लेके कहीं पर भी चिंतित या वरी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आई विल देयर टू गाइड यू। अपने को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलना है, सीखते चलना है। दिस इज़ माई मोटो, है ना। नो हरी नो वरी। तो अभी आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेशन और प्लांट्स में कैसा रेस्पिरेशन होता है। मेथड्स ऑफ रेस्पिरेशन। अलग अलग ऑर्गन्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीक़ों से रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल इज़ अमीबा। वी नो दैट अमीबा लिव्स इन वाटर। अमीबा वाटर में होता है और वहाँ पे होती है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब ये अमीबा है, ये बाहर एक्वेटिक मीडियम है, दिस इज एक्वेटिक मीडियम, वाटर। यहाँ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, तो उस वक्त वाटर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कैसा है? हाई, ऑक्सीजन रिच है, बट वो डिजॉल्व्ड है, ऑक्सीजन रिच है। जबकि इंटर्न हम देखें अमीबा की बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कैसी है? लो। तो क्या होगा? डिफ्यूजन विल टेक प्लेस।
डिफ्यूजन मीन्स मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा है वाटर में, तो वो डिफ्यूज़ हो गई अमीबा की बॉडी के अंदर थ्रू दिस मेम्ब्रेन, जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये ऑक्सीजन वाटर से कहाँ गई? अमीबा की बॉडी में। अमीबा की बॉडी में क्या हुआ? सेलुलर रेस्पिरेशन, यूज़ हुआ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए, और जनरेट हुई कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हाई है अमीबा की बॉडी के अंदर, जबकि जो वाटर है वहाँ पे ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लो है। तो अगेन डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विल टेक प्लेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल एक्सपेल्ड आउट। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक और एक्सपल्शन होता है, और वो कार्बन ऑक्सीजन जो है वो फूड को ब्रेक करती है एनर्जी के अंदर। तो इस तरीके से अमीबा यूज़ करता है रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन का। क्लियर? नाउ प्लांट्स के अंदर हमने पढ़ चुके हैं स्टोमेटा का अपन इससे पहले, कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर ही पढ़ा अपन ने, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, कैसे वाटर आता है, वो सब पढ़ा। तो स्टोमेटा की हेल्प से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और लेंटिसेल्स, अगर आपने कुछ छोटे ही जो टेंडर स्टेम्स होते हैं, उनकी स्टेम्स के ऊपर बहुत बारीक पोर्स होते हैं, लेंटिसेल्स, उनसे भी ये डिफ्यूजन के थ्रू प्लांट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। बात करें फिशेस की, फिशेस आर अगेन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, पानी में रहते हैं। तो दे रेस्पायर थ्रू गिल्स होती है। आपने देखा हो फिश के अंदर, आपने फिश अगर बचपन में ड्रॉ की होगी तो आपने फिश को ड्रॉ करते देखा होगा इस टाइप से, कि ये माउथ के पीछे आप ऐसे गिल स्लिट्स बनाते हैं, तो वो होते हैं गिल्स। और गिल्स जो है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं इसी तरीके से विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। वो गिल्स, जब वाटर यहाँ से जाता है गिल्स के ऊपर से, तो ऑक्सीजन इनटेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड माउथ से बाहर आ जाती है। तो वाटर का जो सर्कुलेशन चलता है, क्यों? क्योंकि ये डिजॉल्व ऑक्सीजन है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेने के बार बार इनकी ब्रीदिंग रेट फास्ट होती है। इनको बहुत जल्दी रेस्पिरेशन करना पड़ता है। जल्दी ऐसे मतलब जैसे हमारी रेस्पिरेशन रेट स्लो है, बट जितनी भी एक्वेटिक फिशेस वगैरह हैं, इनकी ब्रीदिंग बड़ी फास्ट होती है, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कम होती है। बात करें अर्थवर्म की, अर्थवर्म मॉइस्ट स्किन, अपनी स्किन जो आपने देखा होगा, अर्थवर्म जहाँ भी देखा होगा वो हमेशा मॉइस्ट जगह पे रहता है, नमी बनी रहती है उसकी स्किन पे, और वहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड जाती है एटमॉस्फेयर से। ऐसे रेस्पिरेशन को कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्योंकि वो स्किन के मीडियम स्किन है, स्किन के थ्रू हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इंसेक्ट जैसे ग्रास हॉपर है, कॉकरोच है ना, उनके अंदर स्पाइरिकल्स और ट्रैकियल सिस्टम होता है, जो उसका स्टमक एरिया होता है इस तरीके से। तो बाहर की तरफ, जैसे स्टमक है तो बाहर की तरफ ओपनिंग्स होती हैं, इनको कहते हैं स्पाइरिकल्स, और अंदर ट्रैकियल नेटवर्क होता है, जिससे वो ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है स्पाइरिकल से। उनका स्टमक जो है वो ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, जिससे ऑक्सीजन अंदर जाती है और यूज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। एग्जाम्पल ग्रास हॉपर एंड कॉकरोच। एंड थर्ड आर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? वो जो अर्थ पे रहते हैं, लैंड पे लैंड पे रहते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स है ना, काउ, बफेलो, मोंकी, गोट, शिप, एलिफेंट, ये सारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं। दे रेस्पायर थ्रू लंग्स, जैसे हम हैं, तो लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन करते हैं वो रेस्पिरेशन कहलाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, दैट इज नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और हम क्या लेते हैं? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, वी टेक फ्री ऑक्सीजन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन क्या है? अबंडेंस में काफ़ी है, इसलिए हमारी ब्रीदिंग स्लो होती है ना। हम 1 मिनट में अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 17 to 18 टाइम्स ब्रीथ करते हैं। हमारी जो ब्रीदिंग रेट है
वो हम 1 मिनट में 17 से 18 बार सांस लेते हैं। जो क्यों? क्योंकि हमारे पास अबंडेंस में फ्री ऑक्सीजन है, हम फ्री ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को भी एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। तो हमारे अंदर होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन कैसे होता है, हम ब्रीदिंग कैसे करते हैं, या हमारे अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होता है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। सो दीज आर द वेरियस मेथड्स ऑफ रेस्पिरेशन, अलग अलग में, बट बेसिकली डिफ्यूजन के थ्रू ज़्यादा होता है। हमारी बॉडी में भी जब गैसियस एक्सचेंज होता है तो वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो अब हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमन बींग्स के अंदर पल्मोनरी रेस्पिरेशन कैसे होता है।